हेलो एवरीवन। पिछले 7-10 दिन में जो भी इवेंट्स हुए हैं एंड विच आर इम्पोर्टेंट फॉर अवर नाटा और जेई प्रिपरेशन उनको देख लेते हैं। एक बार टॉपिक में आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आज। तो एक माउंट एसो वॉल्केनो इरप्ट हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन मार्क जो है इंडिया ने अचीव कर लिया है। इसके तो आप न्यूज़ भी काफ़ी सुनते रहते होगे, लाइक न्यूज़ इन द सेंस कि आप जब फ़ोन करते हो। FATF का इशू देखेंगे कि टर्की और पाकिस्तान का इशू क्या है, ब्लैक लिस्ट और ये ग्रे लिस्ट में क्या है। फिर हम बात करेंगे ग्रीन इनिशिएटिव फोरम की। फिर 67 नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं, कौन सी मूवीज़ को दिए गए हैं, और जो उसके बारे में और चीज़ देखेंगे। ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने एक्स जेंडर का मार्क किया है पासपोर्ट पर। एक्स जेंडर मतलब क्या होता है, उनको बोलेंगे ट्रांसजेंडर्स के लिए, मेल फीमेल एंड थर्ड जेंडर। तो ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने पासपोर्ट में एक्स जेंडर मार्क करके दिया है। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे NCRB की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन द सुसाइड्स। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको विश करना चाहता हूँ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सो मे योर दिवाली बी फ्री फ्रॉम डार्कनेस एंड अबंडेंट विद द लाइट। ठीक है, थोड़ा ध्यान से दीपावली को मनाना, आराम से। इट इज़ ए फेस्टिवल ऑफ लाइट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सेफ्टी से आप कॉम्प्रोमाइज़ करें या किसी को आपकी वजह से प्रॉब्लम हो। ठीक है, सो आई विश कि आप लोगों को और आपके साथ आपके पूरे परिवार को, सभी लोगों को हैप्पी दीपावली। और अगर आप हमारे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 2 कोर्सेज हमारे अभी लाइव हैं, आप इनमें से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मुझसे यहाँ जुड़ सकते हैं, ये सारे मैंने लिंक डाल दिए हैं। बाकी सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलो, अब हम देखते हैं कि पहला जो करंट अफेयर है वो है कि जापान माउंट एसो वोल्केनो इरप्ट एट क्योटो आइलैंड। देखो, जापान को आप जानते हैं कि जापान कहाँ पर है। ये पैसिफिक एशिया के अंदर है, लेकिन पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न मार्जिन में है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो जापान है वो इसके मेजर, देर आर ग्रुप ऑफ द डिफरेंट आइलैंड्स, लेकिन यहाँ पर 4 मेजर आइलैंड्स हैं। होक्काइडो, होन्शु, शिकागो और क्योटो। नाम याद करने इतने ज़रूरी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, लेकिन पता होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या न्यूज़ है। सो माउंट एसो वॉल्केनो जापान इरप्टेड ऑन दी October 20 एंड एडमिटेड अ जाइंट कॉलम ऑफ एशेज टू अबाउट 1000 मीटर्स इन द स्काई। तो ये लाइव फोटो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। माउंट एसो इज द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द जापान। तो जापान का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो है ये, एंड वन अमंग द लार्जेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, और दुनिया का टॉप में आता है। आपको पता होगा वॉल्केनो क्या होते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं हिंदी में। सो वॉल्केनो, वी कैन डिवाइड द वॉल्केनो ऑन द डिफरेंट नेम्स लाइक एक्टिव, डोरमेंट, है ना। ऐसे बहुत बोल सकते हैं। एक्टिव का मतलब जहाँ पर अभी एक्टिव है वॉल्केनो, यहाँ पर भी इरप्शन हो सकता है या हो रहा है। डोरमेंट का मतलब होता है कि पहले कभी हुआ था और अब नहीं हो रहा है। ठीक है, जापान इज अमंग द वर्ल्ड मोस्ट वॉल्केनिक एक्टिव कंट्रीज। तो दुनिया में आप जानते होंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, अगर आपने NCERT पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, ये सब डिटेल में डिस्कस किया गया है। इट इज लोकेटेड ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो याद रखना, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे रिलेटेड है। वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शंस आर रिकॉर्डेड। तो मैं आपको चीज़ और दिखाता हूँ। ऐसी फोटोग्राफ्स आपको इजीली मिल जाएंगी जापान में। लाइक नेचुरल डिजास्टर होते रहते हैं, चाहे वो सुनामीज हो या फिर अर्थक्वेक हो या फिर वोल्केनिज्म हो। ठीक है, और इसीलिए अब एक अच्छा सा कोट है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जितने भी अर्थक्वेक प्रूफ जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं कि इन फ्यूचर उनको अवॉइड किया जा सके, तो जो जापानीज आर्किटेक्ट्स हैं दे आर वेरी गुड इन दिस थिंग। क्यों, उनको बचपन से चीज़ सिखाई जाती है कि वहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, डिजास्टर होता रहता है। सो जो उनका आर्किटेक्चर होता है इतना अच्छा होता है। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे हार्डली यूज एनी वेरी हैवी मटेरियल। यहाँ पर देखो, इट्स अ वुड। क्यों, क्योंकि अगर गिर जाएगा तो चोट नहीं लगेगी, इंजरी नहीं होगी, या उसके बाद को रिबिल्ड करना आसान है। ठीक है, तो और भी अगर आप थोड़ा सर्च भी करेंगे तो दिख जाएगा कि जापानीज इंजीनियर्स बिल्ड अर्थक्वेक रेसिस्टेंट चेकर्ड ब्लॉक वॉल। तो ये आर्टिकल देख लेना। जापानीज फॉर्म्स टेक्नोलॉजी अलाउज हाउस टू राइज ऑफ ग्राउंड अवॉइड अर्थक्वेक डैमेज। तो ये सब नॉर्मल है। ठीक है, फिर आप इंडिया सेट टू लॉन्च, एक्चुअली वी हैव ऑलरेडी टच्ड द 100 मार्क्स कोविड वैक्सीनेशन मार्क। ये आपने सुना भी होगा जब फ़ोन करते हैं किसी को। सो इंडिया क्रॉस अनदर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इट्स फाइट अगेंस्ट द COVID-19 पैंडमिक ऑन 21 October. इट टच द मार्क ऑफ 100 करोड़ वैक्सीनेशन इंक्लूडिंग द फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड डोज। मतलब 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं मिली है, 100 करोड़ डोज हो चुकी हैं। किसी को 2 मिली होंगी, किसी को 1 मिली है। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि 32 करोड़ पीपल को दोनों डोज मिल चुकी। ग्रेट।
इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट बाय द मोदी गवर्नमेंट, क्योंकि इतने बड़ी स्केल पर ये सब चीज़ें करना और पार्शलिटी फ्री होना, मतलब लाइक इसमें करप्शन कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ आधार से लिंक्ड है और बिल्कुल काम, इसमें ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। चलो नेक्स्ट करंट अफेयर है कि बारबाडोस इलेक्ट्स फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट। तो बारबाडोस क्या है, एक कंट्री है, उन्होंने पहली बार अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है। देखते हैं, देखो कहाँ पर है, दी कैरेबियन आइलैंड कॉल्ड, एक आइलैंड है कैरेबियन आइलैंड में, उसका नाम है बारबाडोस। दिखाऊंगा सब कुछ। इन अ बिड टू बिकम ए रिपब्लिक, तो हैज़ इलेक्टेड इट्स फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट। देखो रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। जैसे अगर आपने पासपोर्ट देखा होगा इंडिया का, तो उसमें लिखा होगा द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि राजशाही ना होना। मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मुगल का एग्जांपल लेते हैं, तो चाहे वो शाहजहाँ हो या अकबर हो, भी जो भी हो, उनके बेटे ही, उनके एक ही लिनिएज ही रूल करती थी, लेकिन उसको बोलते थे हेरिडिटरी सिस्टम। उसका अपोजिट होता है रिपब्लिक। अगर हम लैंग्वेज में डेफिनेशन बात करें, द हेड ऑफ द स्टेट इज ओपन टू ऑल द सिटीजन्स। मतलब क्या है कि इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है, प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, कोई भी बन सकता है, बशर्ते जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होती हों। जैसे अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, मतलब मेंबर नहीं होने चाहिए, उनकी लोकसभा बनने की जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, और उनकी 35 कम से कम एज होनी चाहिए। ठीक है, तो बारबाडोस ने, रिपब्लिक का मतलब समझ में आया कि हेड ऑफ द जो बिगेस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री इज ओपन टू ऑल द सिटीजन्स। तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा कि उन्हीं के बच्चे या फिर उन्हीं के सक्सेसर उसको आएंगे। जैसे अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर रिपब्लिक, इट इज़ नॉट अ रिपब्लिक, वहाँ पर जो क्वीन है, उन जो मेन जो उनकी जो क्वीन है वही सक्सेसन के थ्रू रूल करती हैं। ठीक है, दिस इज अ की स्टेप इन प्रिपेयरिंग टू बिकम ए रिपब्लिक। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा गणतंत्र का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। दिस मूव विल ऑल्सो रिमूव ब्रिटेन, है ना। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है कि आपको हटाना पड़ेगा, रानी तो है नहीं ना वहाँ पर, तो रिमूव ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ सेकंड एज द हेड ऑफ स्टेट। तो अब ये बोल दिया गया है कि जो वहाँ क्वीन एलिजाबेथ हैं वो अब वहाँ की राजा या रानी नहीं रहेंगी, हम अपना खुद से इलेक्ट करेंगे। सांद्रा मैसन, ये क्या है, सांद्रा मैसन, यही इनकी फोटोग्राफ है। हु इज द करंट गवर्नर जनरल ऑफ द आइलैंड विल शॉन एज अ प्रेसिडेंट ऑन द, तो ये ले लिया है इन्होंने। Sundar Mission has announced the break with Britain in September 2020 and said the time has come to fully leave the colonial past behind. देखिए क्या है कि ब्रिटेन ने अराउंड 60 to 65 कंट्रीज पर रूल किया है, तो कहीं ना कहीं उनकी लेगेसी कंटिन्यू की जाती है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे आर वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज क्योंकि वी रूल बाय द ब्रिटिशर्स और वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज चलती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी लेगेसीज हैं जो हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। इंडिया के साथ भी ये सब चीज़ें थी कि जब इंडिया वी गॉट द इंडिपेंडेंस 1947, तो एक ग्रुप है उसका नाम है कॉमनवेल्थ ग्रुप। तो इंडिया ने ये उसका मेंबरशिप तो ले रखी है, लेकिन उनको ये बोला है कि हम किसी राजा या रानी को नहीं मानेंगे। उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो कभी हम और डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो बारबाडोस क्या था, ये कॉमनवेल्थ का पार्ट था। ये इंडिपेंडेंट तो हो चुका था, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ उनको एक कैसे एक नाम की, मतलब बोल सकते हैं ना कि एक उनको ऑनर करना पड़ता था। लेकिन अब बारबाडोस ने बोल दिया कि नहीं, अब हमारा आपसे कोई है नहीं, जो हमारी लेगेसी है, लाइक जो है ना, इट हैज़ कम टू फुल लीग दी कॉलोनियल पास्ट, कि हम अब उसको ख़त्म करना चाहते हैं। कहाँ पर है ये, तो आप जानते हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स है, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर ये साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर अमेजोन रिवर जाती है इधर की तरफ, और तो यहाँ पर क्या है, बारबाडोस एक आइलैंड नेशन है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ और फैक्ट बताऊँ तो इसका देख लेना, पनामा न्यूज़ में रहता है, पनामा कैनाल भी है यहाँ पर, पनामा पेपर लीक्स भी हुए थे कुछ 2-3 साल पहले की बात है। आई थिंक मैंने लास्ट करंट अफेयर डिस्कस किया था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है, तो आप उसको बोलेंगे पनामा तो है साथ में ऑफ कोर्स। तो ये बहुत सारे कंट्रीज ऐसे आते हैं। ठीक है, और साउथ अमेरिका में कौन सा कंट्री आता है, इट इज़ कोलंबिया। ठीक है, तो कोलंबिया यहाँ से भी कनेक्टेड है, यहाँ से भी कनेक्टेड है। बाकी छोटे मोटे तो मैप देखोगे तो याद हो जाएंगे आपको। फिर आता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एड्स टर्की टू ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान रिटेन्ड। क्या है ये, पाकिस्तान को तो बोला गया है कि भाई साहब आप ग्रे में थे तो ब्लैक में तो छोड़ दिया, लेकिन अब ग्रे में ही रहोगे। टर्की पाकिस्तान को ब्लैक में जाने से रोकता था। ठीक है,
लेकिन अब टर्की खुद आ गया है कि ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट का नाम से क्लियर है कि मतलब थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है, और ब्लैक का मतलब पूरे के पूरे ही वैसा कर दिया। सो ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग, FATF क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग। देखो आतंकवाद दुनिया में बहुत जगह फैला हुआ है, आतंकवाद बिना पैसे के नहीं चल सकता है ना। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो कहाँ से आतंकवाद करेंगे? लाइक दे नीड गन्स, एम्युनिशंस और कई सारी चीज़ें खर्चा होता है। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टेड ग्रुप्स होते हैं जो उनको प्रमोट करते हैं टेररिज्म को। तो ये FATF क्या करता है, उन कंट्रीज पर ध्यान रखता है कि ऐसे कोई कंट्री ऐसा तो नहीं है जो टेरर को फाइनेंसिंग कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं या फिर उनको किसी भी तरह की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को बोला गया है कि आप करते हो, और तो अब ग्रे लिस्ट में डाला गया है, और अब टर्की को भी ऐड कर दिया गया है। टर्की के साथ साथ जॉर्डन और माली, दो मतलब टोटल थ्री कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। FATF आस्क्ड पाकिस्तान टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट लाइक हफीज सईद और मसूद अजहर। इन दोनों को बोला गया है कि इनको पकड़ो या उनके साथ जो, क्योंकि बिकॉज यार यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, तो ये इंडिया नहीं बोल रहा है, यूनाइटेड नेशन ही बोलता है कि दीज आर द टेररिस्ट, और ये पाकिस्तान में बैठे हुए हैं आराम से खुले घूमते हैं, ठीक है। So FATF has written Pakistan on its grey list in the June 2021 as it failed to check money laundering that led to the terror financing, क्योंकि वो रोक ही नहीं पा रहा है, जो पैसे हैं खुद टेरर को फाइनेंस करते हैं। पाकिस्तान वॉज फर्स्ट प्लेस ऑन द ग्रे लिस्ट इन जून 2018, 2018 से ग्रे लिस्ट में है। सिंस देन इट कंटिन्यूज टू बी दिस लिस्ट एज फेल टू कंप्लाई विद द मैंडेट्स ऑफ द FATF। तो FATF बोलता है कि आप इन सबको जेल में डालो या फिर कुछ मेजर्स लो, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए वो ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में कोई भी जा सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि व्हाट डज इंक्लूजन इन द लिस्ट, मतलब ग्रे लिस्ट में आ गया, ब्लैक लिस्ट में आ गया, होता क्या है देखो। विद द प्लेसिंग ऑफ द ग्रे लिस्ट इट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान टू गेट फाइनेंशियल एड फ्रॉम एनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एक ऐसा समझते हैं, आपको पता चला कि जो टर्की है वो ग्रे लिस्ट में जा चुका है। ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है कि वहाँ पर टेरर को फाइनेंसिंग की जाती है, ठीक है। तो आप कुछ कभी चाहोगे उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना, या कोई भी आप भी सोच सकते हैं, या फिर अंदर एक पर्सपेक्टिव सोच कर देखो, बाय द कंट्री विल हैव द इंटरेस्ट इन्वेस्ट टू हैव द इन्वेस्टमेंट इन दी टर्की और द पाकिस्तान बिकॉज दे आर इन द ग्रे लिस्ट। आप ऐसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जो कंट्री या कोई भी चीज़ जो ग्रो कर रही है, जो आपको लगता है इन फ्यूचर प्रॉफिट दिला सकती है, ठीक है। तो पहले तो मैं दिखा देता हूँ कि टर्की कहाँ पर है। तो टर्की, ये क्वेश्चन आया भी था कि विच इज़ अ सिटी जो 2 कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है, तो पता होना चाहिए कि टर्की है, उस दिस इज़ टर्की। और जो कैपिटल क्या है, इस्तांबुल नहीं है, याद रखना, इट इज़ नॉट द इस्तांबुल, ठीक है। कैपिटल क्या है, अंकारा। तो जो इस्तांबुल है, ये जो है नीचे वाला पार्ट है, ये एशिया का पार्ट है टोटल, है ना, आप यहाँ देखेंगे, और ये क्या है, ये यूरोप का पार्ट है। तो जो इस्तांबुल है, इधर ये ब्लैक सी है, और ये सी को बोला जाता सी ऑफ मरमरा, MARA, मरमरा समुद्र, ठीक है। तो इस्तांबुल जो है, इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन यूरोप एंड द एशिया। टर्की एज अ कंट्री भी हम बोल सकते हैं कि एशिया और यूरोप के बीच में है। जैसा दिखा देता हूँ, ये टर्की है, तो ये जो पूरा पार्ट है ये यूरोप है इतना, और जो इधर वाला पार्ट है ये अपना आता है इधर की तरफ पूरा एशिया में, ठीक है। तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट है अर्दगन साहब, इनको पता नहीं क्या चीज़ लगती है, इनको लगता है कि ओटोमन एम्पायर के यही रिवाइव करेंगे। खैर, एक कंट्री और था, माली नाम था उसका। तो माली क्या है, इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका, ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है। अभी न्यूज़ में है, तो उसकी कैपिटल क्या है, बोमाको, BOMAKO, ठीक है, इतना काफ़ी है याद करने के लिए। और जो एक कंट्री है जॉर्डन, तो जॉर्डन भी आप जानते हैं, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है अमन, AMMAN, ये, ठीक है। इधर इजराइल है, और इधर सऊदी अरेबिया, उधर सीरिया, उधर इराक, ठीक है। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है, यूनाइटेड स्टेट्स सक्सेसफुली टेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये ऐसा करंट अफेयर किसी काम का नहीं है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि ये न्यूज़ में रहते हैं टॉपिक्स कि हाइपरसोनिक, सबसोनिक, है ना, तो ये क्या मतलब होता है। तो ये करंट अफेयर, तो ये तो कंटेक्स्ट है, ये मुझे नहीं लगता है कुछ किसी काम का है अपना, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। तो देखो, पहले तो आप चीज़ समझो कि सोनिक का मतलब होता है साउंड, कि किस स्पीड से साउंड की, मतलब साउंड की क्या स्पीड है। तो अगर हम बात करते हैं, अगर साउंड की जो स्पीड है, आपको यहाँ से जवाब देना है,
दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। तो उसका कमेंट सेक्शन में जवाब देकर देखो। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे नाटा में, और पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। लेट्स से कि जो साउंड की स्पीड x है, अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इफ इट इज़ लेस देन x तो हम उसको बोलेंगे सबसोनिक, और ऐसा समझते हैं, ठीक है, कि साउंड की स्पीड से कम है उसको बोलेंगे सबसोनिक। अगर साउंड की स्पीड के बराबर ही स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसको बोलेंगे ट्रांससोनिक। और अगर एक से ज़्यादा है, मतलब सॉरी, जो स्पीड है साउंड की उससे ज़्यादा है उसको बोलेंगे सुपरसोनिक, और उसकी 5 टाइम ज़्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक, ठीक है। अब यहाँ पर आया होगा मैच का मतलब क्या होता है। मैच का मतलब कुछ नहीं है कि ऑब्जेक्ट स्पीड एंड स्पीड ऑफ द साउंड, मतलब क्या है। लेट्स से कि मैं इसका जवाब देना नहीं चाहता हूँ, तो हम मान कर चलते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको हम लेकर चलते हैं 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ऐसा मान कर चलते हैं। आपकी ट्रेन है और ट्रेन चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की तरह से, और साउंड ऑफ स्पीड कितने लेकर चल रहे हैं हम लोग, 100 किलोमीटर पर आवर। ये क्या होगा, इट इज़ लेस देन 1, तो जो ये रेशो निकल कर आता है उसको बोलते हैं मैच, ठीक है। तो अगर लेस देन 1 है इसको बोलेंगे कि जो ट्रेन है वो सबसोनिक है। और अगर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर हो जाए उसको बोलेंगे ट्रांससोनिक, 120 हो जाए उसको बोलेंगे सुपरसोनिक, और अगर वो 500 से ऊपर हो जाती है तो वी विल कॉल दिस हाइपरसोनिक। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको हाइपरसोनिक सबसोनिक का मतलब क्या होता है। तो अब हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या है कि साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज़्यादा फास्ट चलती है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, इनका जवाब नीचे दो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4th जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर लाइंस क्या है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि ISA की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सोलर लाइंस। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया ने ही इसको इनिशिएट किया था 2015 पेरिस क्लाइमेट डील के पास ही, और साथ में फ्रांस भी था। सो द 4th जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर लाइंस वॉज हेल्ड वर्चुअली, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है तो कंट्रीज अवॉइड ही कर रही हैं बॉर्डर्स को ओपन करना। सो 18 अक्टूबर से लेकिन 21 अक्टूबर तक ये हुआ है। 108 कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द ISA असेंबली इंक्लूडिंग 34 ऑब्जर्वर एंड प्रोस्पेक्टिव कंट्रीज एंड 74 मेंबर कंट्रीज। तो टोटल 108 कंट्रीज थे। ये फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आइडिया लगना चाहिए कि जो हम लोगों ने सोचा था, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो सोचा था उसके अंदर 108 कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, और 74 तो मेंबर कंट्रीज में, लाइक दे आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। ये देखेंगे तो ये पेरिस फ्रांस 2015 की न्यूज़ थे, तब तो मोदी साहब ऐसे दिखते थे। फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है सऊदी का, जो सऊदी अरेबिया का है ग्रीन इनिशिएटिव फोरम। तो जैसा नाम से क्लियर है, ग्रीन का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा ऑफ कोर्स। सो क्राउन प्रिंस MBS मोहम्मद बिन सलमान हैज़ ओपन द सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम ऑन 23 अक्टूबर, तो 7 दिन पहले की बात है। द फोरम विल डिस्कस द इन्वायरमेंटल एफर्ट्स मेड बाय सऊदी अरेबिया। ये थोड़ा सा वैसा है कि ये बताएगा कि सऊदी अरेबिया ने इन्वायरमेंट के लिए जो एफर्ट्स डाले हैं उनके बारे में बताएगा, विद गेस्ट इंक्लूडिंग इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ एंड हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट लीडर्स, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स क्या है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कहीं से कहीं तक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं से कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। लेकिन सऊदी को भी ये पता है कि इन फ्यूचर दे हैव टू लीव दिस थिंग, है ना, क्योंकि इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वैसे तो ये लोगो है, कुछ खास काम का नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो बीच में एक प्लान बनाया हुआ है और इस तरह से सऊदी, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये क्यों बनाया है ऐसा इस तरीके से। अरे कुछ नहीं है यार, ये मैप है सऊदी का, दिखाऊं, अभी मैंने देखा था ना कुछ देर पहले, कहाँ देखा था, देखो है ना सऊदी का, यही तो है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि गोवा, तो आप जानते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट पर है, वेस्टर्न घाट में है गोवा, और इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। उसके नीचे भी है लेकिन वो फिर स्टेट्स नहीं है, वो यूटीज़ में जाते हैं, ठीक है। तो गोवा अचीव्ड ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड। ODF का नाम सुना होगा आपने, ODF प्लस क्या होते हैं, ODF प्लस प्लस क्या होते हैं, अभी हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन गोवा में आपको ये याद रखना है कि गोवा के बारे में मैं आपको अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि इट इज़ दी हाईली अर्बनाइज्ड, मतलब द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया, इट इज़ गोवा। 60% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती है गोवा की, क्योंकि छोटा सा है और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मोस्ट ऑफ द इकॉनमी द डिपेंड ऑन द टूरिज्म, और मांडोवी और ज्वारी 2 रिवर हैं काम की हैं। सलीमल नेशनल पार्क है,
नेशनल पार्क नहीं है, बर्ड सेंचुरी है। और गोवा के अंदर आपको शायद पता होगा, न्यूज़ में रहता है ना, यूनिवर्सल सिविल कोड, यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड। अगर आप हल्का चेक करो कि आर्टिकल 44 इंडिया का जो अपना संविधान है उसका आर्टिकल 44 बोलता है कि यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में बात करता है। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बहुत ही लोग इसको गलत समझते हैं। गलत इन द सेंस कि उनको क्लियरिटी नहीं है। इंडिया के अंदर सिविल कोड जो है यूनिवर्सल नहीं है। मतलब क्या है, सिविल का मतलब होता है पर्सनल रिलेशंस लाइक मैरिज, डिवोर्स, हेरिडिटरी या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, तो सबके लिए कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल बीइंग एन हिंदू मेरे लिए रूल्स अलग हैं, लेकिन कोई अगर मुस्लिम है या कोई पारसी है उनके लिए अलग रूल्स हैं। तो ये डिमांड चल रही है बिफोर लाइक जस्ट फ्रॉम द 1947 ये डिमांड है कि इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, कि जो डिवोर्स है, मैरिज है, उनके सेम रूल्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी डिमांड चल रही है। और मोदी गवर्नमेंट जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका बहुत टारगेट भी है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है। गोवा इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया विच इज़ हैविंग द यूनिवर्सल सिविल कोड। इंडिया में सिर्फ गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर यूनिवर्सल सिविल कोड है। वहाँ पर क्रिश्चियन, हिंदू या मुस्लिम के लिए सेम रूल्स हैं। डिवोर्स लेना है या मैरिज करनी है या कुछ भी है, प्रॉपर्टी रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो सेम। ठीक है, चलो देखते हैं। सो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर हैं रिसेंटली कॉम्प्लीमेंटेड गोवा एज इट अचीव ODF एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर एवरी हाउस होल्ड। ODF का स्टेटस मिल गया है और सभी के पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे दिया गया। गोवा हैज ऑल्सो बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड अंडर द हर घर जल मिशन। टैप वाटर का मतलब आप पानी खोलेंगे टंकी से पानी आएगा, टैप से पानी आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने अभी रिसेंटली किया है, तो उसका आप बोलेंगे गोवा। अब ये आपने सुना ODF का मतलब क्या होता है। देखो, ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री। सो द ओरिजिनल ODF प्रोटोकॉल वाज इशूड इन 2016। मोदी गवर्नमेंट का ये भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है स्वच्छ भारत अभियान, जिसको मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में, इसके बारे में सभी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ काम किया है, लेकिन इतना एक्टिवली किसी भी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया जितना मोदी जी का सबसे ऊपर रहा है ये चीज़। खैर, अकॉर्डिंग टू इट, अ सिटी और वार्ड, एक शहर या वार्ड इज नोटिफाइड एज अ ODF सिटी और वार्ड इफ नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग इन ओपन। अगर कोई भी किसी भी शहर में या फिर वार्ड में कोई एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं जो ओपन में डेफिकेट कर रहा हो एट एनी पॉइंट ऑफ डे, किसी भी टाइम देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास टॉयलेट का एक्सेस है। द ODF टैग इज प्रोवाइड अंडर स्वच्छ भारत मिशन। जैसे मैंने बात की थी, मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ODF प्लस क्या स्टेटस होता है, तो नाम से क्लियर है कि इसमें कुछ और कंडीशन डाल दी होंगी। सो ODF प्लस वाज लॉन्च्ड इन अगस्त 2018 टू स्केल अप एंड सस्टेन द वर्क दैट सिटीज हैव अंडरटेकन आफ्टर अचीविंग ODF टैग अंडर फेज 1 ऑफ द थिंग। सिटीज दैट हैज बीन गिवन ODF टैग एटलीस्ट वंस आर एलिजिबल फॉर SD स्वच्छ भारत मिशन ODF प्लस स्टेटस। मतलब ODF का अगर वो मिल चुका है ऑफकोर्स, तभी उसके बाद प्लस का मिलेगा। क्यों कब मिलेगा? वही है कि अगर सिटी और वर्क और सर्कल कैन बी डिक्लेयर्ड ODF प्लस इफ नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड टू बी डेफिकेटेड और यूरिनेटिंग इन ओपन, कि वो ओपन में ना तो यूरिनेटिंग कर रहे हैं ना डेफिकेट कर रहे हैं। फर्दर मोर, ये तो ODF का ही स्टेटस है ना। उसके साथ साथ टू गेट दिस टैग ऑल कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट आर रिक्वायर्ड टू बी फंक्शनल एंड वेल मेंटेन। जो कम्युनिटी के और पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं और फंक्शनल है, मतलब वेल मेंटेन है, सही से उनको देख रेख की गई है और वो काम कर रहे हैं। अगर किसी भी शहर में किसी भी एरिया में ये सब कोई पर्सन ओपन डेफिकेट नहीं कर रहा है और पब्लिक जो टॉयलेट्स हैं या कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं वो सबके लिए खुले हुए हैं और पब्लिकली काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, उसको बोलेंगे ODF प्लस। ODF प्लस प्लस भी होता है एक। इसमें क्या होता है, ODF प्रोटोकॉल एट द कंडीशन दैट, ठीक है, बाकी जो ODF प्लस की तो कंडीशन रहेंगी, और प्लस के बाद अगर आपको 2 प्लस चाहिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फैकल स्लज और सेप्टिक एंड सीवेज इज सेफली मैनेज्ड एंड ट्रीटेड एंड देयर इज नो डिस्चार्ज एंड और डंपिंग और अनट्रीटेड फैकल स्लज इन वाटर बॉडीज, ड्रेन और ओपन एरिया। मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल कम्युनिटी टॉयलेट से या पब्लिक टॉयलेट से या फिर पर्सनल टॉयलेट से निकलता है वो सही से ट्रीट किया जा रहा है बिफोर डिस्चार्जिंग इन द एनवायरनमेंट। अगर कोई भी सिटी ऐसा है या कोई भी एरिया ऐसा, उसको बोलेंगे ODF प्लस प्लस स्टेटस। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया होगा अब तक, इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। खैर चलो, 24 अक्टूबर को बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस डे।
तो ऐसे बहुत सारे दिन होते हैं ना कि पॉवर्टी का डे क्या है, एलिवेटिंग द पॉवर्टी, या एड्स डे, लेबर डे, डॉटर डे, फादर्स डे। तो सबसे बड़ा जो डे है वो है यूनाइटेड नेशंस डे। 24 अक्टूबर को बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। तो इसे ना चार्टर फॉर द यूनाइटेड नेशंस एंड द स्टैच्यू ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्यों होता है? द डे मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द एंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर इनटू फोर्स इन 1945। यूनाइटेड नेशंस क्यों बनाया गया था? देखो, इसकी स्टोरी बहुत सिंपल है, इसको बहुत हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन हल्का सा आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि 1914 में और 1918 में क्या हुआ, पूरी दुनिया लड़ाई करने पर आ गई। उसको बोला जाता है वर्ल्ड वॉर। तब तो वर्ल्ड वॉर बोलेंगे उसको, लेकिन बाद में नाम दे देगा इसका वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है 1918 में। उसके बाद लगा कि हम इन जो हमारे बीच में इश्यूज़ हैं उनको हम बेटर डिप्लोमेटिकली या फिर बातों सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक स्थापना की गई थी लीग ऑफ नेशंस की। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि 1939 से लेकर 1944 तक वर्ल्ड वॉर 2 फिर से सेम लड़ाई हो जाती है, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है लड़ाई करने के लिए। तो लीग ऑफ नेशन का किस लिए बनाया गया था कि आगे से इन वी कैन अवॉइड द वर्ल्ड वॉर्स इन फ्यूचर। लेकिन यहाँ से लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ। इसका मतलब क्या? इट वॉज अ फेलियर। तो लीग ऑफ नेशन खत्म हो जाता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये फिर से चीज़ सामने आई कि पूरी दुनिया तहस नहस हो गई थी। जो यंग पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो गई थी, और यूरोप तो पूरा तरह से तबाह हो गया था। उसके बाद लिया गया यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, और ये यूनाइटेड नेशंस पिछले 75 ईयर्स से सही से काम कर रहा है। ऑफकोर्स कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये इंडिया की डिमांड क्या है? इंडिया डिमांड कर रहा है कि हमें मेंबरशिप चाहिए, परमानेंट मेंबरशिप, लेकिन उसके बारे में डिस्कस करेंगे और से। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन चार्टर इज अ फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विच हैज़ बीन वर्किंग टुवर्ड द ग्लोबल इक्वालिटी एंड पीस। यूनाइटेड नेशंस वाज ओरिजिनली स्टेबलाइजिंग ऑन 24 अक्टूबर 1945, और आप उसको पढ़ लेना। ठीक है, अभी कितने हैं इसके अंदर? तो ये रूजवेल्ट थे, फ्रैंकलिन ना रूजवेल्ट है, उन्होंने नाम दिया था यूनाइटेड नेशंस का। प्रेसिडेंट थे यूएसए के उस टाइम पीरियड में। अगर हम बात करें 193 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, तो 193 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशंस की। लेकिन आप चेक करेंगे तो कहीं पर 197, 2003, 2008, 237 कंट्रीज़ आपको मिल जाएंगे। तो सारे कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस के पार्ट नहीं हैं। ठीक है, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में आने के लिए क्या करना पड़ता है। ताइवान इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल। चलो, एक स्टडी की गई है, उसमें देखा गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया ड्रॉप्स बाय 2 ईयर्स ड्यू टू कोविड। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ह्यूमन की जो लाइफ होगी कितनी होगी, उसको बोलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कि नॉर्मली कितना जी जाते हैं एक एरिया में, एक सिटी में या फिर एक कंट्री में, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन अ लोकल लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट फ्रॉम द सिटी बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज IIPS, COVID-19 पैंडमिक हैज अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, देखते हैं। इन द ईयर 2019 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ वॉज, इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की कितनी थी? 69.5 फॉर द मैन और 72 ईयर्स ऑफ द वुमेन, और 72 साल जो थी वुमेन्स की। तो ये उन लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जो लोग ये सोचते हैं कि मैन आर सुपीरियर देन वुमेन। अगर हम नेचर के बारे में देखें तो मैन नॉर्मली कमज़ोर होता है वुमेन से। ठीक है, तो आप देख लो 69 की नॉर्मल लाइफ, एवरेज लाइफ है। वुमेन ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसमें बीमारियों से बचने के लिए या फिर उनको सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो 2.5 साल का फ़र्क है। ठीक है, मैन में और वुमेन में। तो वुमेन जो है इंडिया की 72 ईयर्स नॉर्मल जी जाती है। अगर हम बात करें तो ये डिक्रीज़ हो गया है 67.5, तो 2 यहाँ पर कम हुए हैं, और 72 के आसपास यहाँ पर भी 2.2 यहाँ पर डिक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज नंबर ऑफ द ईयर्स अ न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लिव। है ना, कि एक बच्चा का जन्म हुआ है वो कितने साल जिएगा, उसको बोला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो अगर कौन सी कंट्री ऐसी है? जापान की 84 है एवरेज। तो आप समझ सकते हैं कि जापान के जो लोग होते हैं काफ़ी साल तक जीते हैं। रीज़न क्या है उसके पीछे? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ध्यान रखा जाता है, वहाँ पर स्ट्रेस कम है, बीमारियाँ कम फैलती हैं। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स कितनी है? 79 की। सबसे कम कितने की है? तो कोई आई थिंक मुझे वो कंट्री याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में था, उसकी 46 थी।
आई थिंक DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, ऐसी कुछ है, 46 साल। ठीक है, फिर नेक्स्ट करंट अफेयर है। तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड प्रेजेंटेड। तो 51 में जो दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है वो रजनीकांत जी को दिया गया है, ये तो काफ़ी न्यूज़ में भी था। मनोज वाजपेयी जी को, कंगना रनौत और धनुष को भी एक्टिंग के लिए ऑनर किया गया है। अगर बेस्ट फीचर फिल्म के बारे में बात करें तो एक मूवी का नाम है मरक्कर, अ लायन ऑफ द अरेबियन सी, ये मलयालम मूवी है। ठीक है, तो ये मलयालम की एक पीरियड एपिक है, उसका नाम है मरक्कर, द लायन ऑफ द अरेबियन सी, उनको मिली है। अगर हम बात करें हिंदी में, द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड टू दी छिछोरे। तो छिछोरे आपने मूवी देखी होगी शायद, तो ये सुशांत सिंह राजपूत की मूवी थी, तो उनको ऑनर करने के लिए बनाया गया। तो लेकिन याद रखना कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसके लिए दिया जाता है, ये मूवीज़ के लिए दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलता है इन सिनेमास, और इस बार किसको दिया गया है, रजनीकांत को। So it is a most prominent film award ceremony held in India. It was established in 1954. It has been administered since 1973 along with the Indian Panorama and International Film Festival of India by the Director of सब चीज़। यहाँ पर एक मैं क्विंट का आर्टिकल पढ़ रहा था कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में लिखा गया था नो वुमेन प्लेस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम दादा साहेब जो फाल्के अवार्ड है वो किसी मेल एक्टर को ही मिलता है, मतलब एक्टर को ही मिलता है, एक्ट्रेस हो जाएंगी ना भाई, अगर वो वुमेन होगी तो आपको क्वेश्चन का जवाब देना है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन रेसिपेंट ऑफ द दादा साहिब फाल्के अवार्ड, कि पहली वुमेन कौन थी जिनको दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था। तो चेक कर लोगे, मिल जाएगा, नहीं होगा तो वीडियो के लास्ट में इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। चलो, फिर क्या है कि नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडियन ओरिजिन लीडर बिकम कनाडाज न्यू डिफेंस मिनिस्टर। तो इंडिया की ओरिजिन मतलब इंडियन है, इंडियन नहीं बोलेंगे, इंडियन ओरिजिन है, मतलब उनकी लीनिएज यहाँ इंडिया से रही है। तो वहाँ के जो जस्टिन ट्रूडो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने अपनी कैबिनेट को रिशफल किया गया है, और उन्होंने अनीता आनंद, ये नाम है इनका, अनीता आनंद को विल रिप्लेस इंडियन ओरिजिन हरजीत सज्जन। तो हरजीत सज्जन थे, उनको हटाकर अब यहाँ पर बना दिया, डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया है अनीता आनंद को। हरजीत सज्जन थे इज अ लॉन्ग टर्म डिफेंस मिनिस्टर हु वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर हैंडलिंग द मिलिट्री सेक्सुअल मिसकंडक्ट क्राइसिस, दो देयर आर सम रिपोर्ट दैट सज्जन हैज बीन गिवन चार्ज एज अ मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये बोला गया, इनको रिशफल किया गया है कि एक मंत्री को हटा के दूसरा मंत्री बना दिया गया है। तो ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इशूज पासपोर्ट विद एक्स जेंडर मार्कर। मतलब क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स इशूज द फर्स्ट पासपोर्ट विद द एक्स जेंडर मार्कर, मार्किंग ए माइलस्टोन इन रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ पीपल हु आर नॉट आइडेंटिफाइड एज अ मेल और फीमेल। तो उनको बताया गया है कि देखो, आपको पता है कि LGBTQ का नाम सुना होगा आपने, ट्रांसजेंडर का नाम सुना होगा, तो ये सब चीज़ें बहुत हमारे खैर सोसाइटी में इतनी तो ओपन नहीं है, लेकिन धीमे धीमे हमारी सोसाइटी भी डेवलप हो रही है। 2013 का केस आपको याद होगा, नाज फाउंडेशन का केस था, और अल्टीमेटली पहले क्या था कि एक सेक्शन है, सेक्शन 377, तो ये करता है कि सेम सेक्स को ये क्रिमिनलाइज करता है। मतलब एक मैन का रिलेशन किसी मैन के साथ है और वुमेन का किसी वुमेन के साथ है, तो ये क्राइम बताता है। तो इसलिए जब कोई चीज़ क्रिमिनल होती है तो पुलिस भी सपोर्ट नहीं करती है, तो अल्टीमेटली सेक्शन 377 को हटा दिया गया है। तो अब अ पर्सन इफ़ ही इज़ फीलिंग कि मेरा जो रिलेशन है किसी लड़के के साथ होना चाहिए, तो आज के टाइम में इंडिया में वो चीज़ लीगलाइज है। ठीक है, तो इंडिया में ये रिसेंटली लीगलाइज हुआ है, 2018-19 का केस था जब ये 377 खत्म कर दिया गया था। तो ये काफ़ी पुराना 2004-05 से चल रहा था एक टाइम से ना, फिर 2013 में आई थिंक नाज फाउंडेशन केस था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको फिर से डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, फिर से कोई वहाँ कोर्ट पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट, फिर इसको काफ़ी लंबी टाइम लाइन है। ठीक है, तो इनमें क्या था कि अब ये बोल दिया गया था। अब होता क्या है कि देखो, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो अपने आप को फील वो करते हैं कि मैं मेरी बॉडी तो मेल है, लेकिन मैं अंदर से जो मेरी फीलिंग आती है कि मैं विमेन हूँ, या फिर उनको ऐसा लगता है कि जो उनको बॉडी मिली हुई है, जो लोग उनको जानते हैं, वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन उनका उस तरह का नहीं है, उस तरह का नहीं है। तो किसी को फोर्सफुली क्यों बताना पड़े? अगर मान लीजिए फॉर्म भरना है, कोई ट्रांसजेंडर है, उसको फॉर्म भरना है कि मेल है फीमेल है, वो बोल रहा है कि ना तो मेल हो ना फीमेल हो, तो वाई ही और सी शुड बी फोर्स टू फिल द फॉर्म कि आइदर टू एक्सेप्ट द मेल और फीमेल। ठीक है,
तो एक एक आई थिंक उनका नाम था, जिम के नाम से था, आई एम नॉट श्योर, ZZYMM। तो एक पर्सन थे, वो ट्रांसजेंडर थे, उनको एज ए लड़के की तरह ट्रीट किया गया, लेकिन उनको लगने लगा कि बाद में कि ही इज़ नॉट अ बॉय, मतलब उनकी बॉडी भले ही लड़के की है लेकिन वैसा लड़के नहीं है। उसके बाद उनका फिर केस चला यूएसए में, तो अल्टीमेटली फिर यूएसए में ये वाला डिसीजन लिया गया कि हम एक एक्स जेंडर के नाम से भी मार्क करेंगे। तो अब जो सिटीजन्स हैं यूएसए के, तो अदर दे कैन से कि वो मेल हैं, फीमेल है, या फिर एक्स जेंडर है। ठीक है, इंडिया में थर्ड जेंडर भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट करंट अफेयर है एनसीआरबी रिपोर्ट ऑन सुसाइड्स। तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की सुसाइड के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। क्या आया है? एनसीआरबी रिसेंटली पब्लिश्ड इट रिपोर्ट टाइटल एक्सीडेंट डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2020। तो रिपोर्ट का नाम क्या है कि कितने एक्सीडेंटल डेथ हुई है या सुसाइड कितने हुए हैं 2020 के अंदर। इन 2020 सुसाइड इन इंडिया हैज़ इंक्रीज बाई 10%। तो 10% बढ़ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर लास्ट ईयर इट वॉज 100 तो 2020 110 सुसाइड हो गए हैं एज कम्पेयर टू द 19 डाटा एंड रीच टू 1,53,000। तो आप समझ सकते हैं कि 1.5 लाख लोग अपनी जान ले लेते हैं, और ये तो बहुत कम है। मतलब कम इन द सेंस रियलिटी में बहुत ज़्यादा होता है, रिपोर्ट में कम आता है। सो रिपोर्ट नोट्स दैट सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज बाई 21%। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स में, क्योंकि कोविड सिचुएशन है, पैंडमिक है, मेंटल प्रेशर है, ऊपर से सिलेक्शन की बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो 20% के बढ़ोतरी देखने को मिली है स्टूडेंट की सुसाइड रेट्स में। इन एब्सोल्यूट नंबर डेली वेजेस जो हैं, अगर हम बात करें कि 1.53 लाख में सबसे ज़्यादा लोग कौन सुसाइड कर रहे हैं, तो डेली वेजेस मतलब जो सुबह के लिए काम के लिए निकलते हैं, शाम को पैसा लेकर आते हैं, लाइक लेबरर हो गए या फिर रिक्शा पुलर, जो ऐसे काम करते हैं, अकाउंटिंग फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द टोटल सुसाइड। तो 37,000 समथिंग यहाँ पर डेली वेजर्स ही हैं। शेयर ऑफ सुसाइड अमंग डेली वेज अर्नर हैव डबल्ड। तो अगर हम बात करें कि 2014 से लेकर 2020 पिछले 6 साल में डेली वेजर्स की जो सुसाइड रेट्स हैं वो डबल हो गई हैं। अगर वो 2014 से पहले 100 लोग सुसाइड कर रहे थे, सो अब 200 लोग सुसाइड कर रहे हैं। देखो ये 1.3 जो लाख है ना, ये बहुत छोटा एक नंबर है। छोटा नंबर इसलिए है, मतलब कि है तो ये 1.5 लाख बहुत बड़ी, लेकिन जो रियलिटी में है कई गुना ज़्यादा डेथ सुसाइड की जाती हैं, रिपोर्ट नहीं होती। आप लोग भी, जो हमारा क्राउड है आर्क जेनेसिस का, उसका आई थिंक 99% जो बच्चे हैं, और आप देख रहे हैं 20% लोगों का सुसाइड देखने को मिला है। मैं आप लोगों से एक चीज़, ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन सुसाइड हो। एक्चुअली सुसाइड किसी का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। अगर आपको कभी कुछ ऐसा लगता है, किसी भी आपको या फिर आपके कोई जानकार हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, लाइक वो चुप रहते हैं, तो या फिर वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, अगर आप किसी को लगता है किसी को देख के कि सुसाइड टेंडेंसी है, आप उनसे अगर बात करो, बात करने से उनको काउंसलिंग करो, या एटलीस्ट उनको एक सही बंदे से मिला दीजिए, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है कि कौन सा स्टेप लेने वाले हैं। मुझे कभी कभी ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर मेरे पास ऐसे केसेस आए थे जो मुझे इंस्टाग्राम पर करते थे, देन आई फाउंड कि वो काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। तो ये सब चीज़ें, मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ आप लोगों से भी, मेरी ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने चीज़ सीखी है कि सुसाइड क्या है, किसी का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। बहुत छोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में, आप जो फेस करते हो, दुनिया में बहुत बुरा भी होता है लोगों के साथ, लेकिन कभी भी ये मत सोचना कि सुसाइड कैन बी द सॉल्यूशन। सुसाइड कभी किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे बात करो, एंड आई एश्योर यू, अगर आप किसी का नंबर भी देंगे ना कोई, कि आपको लगता है कि उसकी हेल्प करने के लिए, आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। ठीक है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को कभी सोचना ही नहीं अपने को, ये सब चीज़ें करने के लिए। ठीक है, कितनी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, उसका भी सोल्यूशन निकल जाता है। चलो नेक्स्ट है सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स के बारे में बात करें। सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज, तो 1995 के बाद फिर से इतना बड़ा हो चुका है, तो इट्स इंक्रीज टू करीब 15 लाख बच्चे 2022 में इन लोगों ने सुसाइड कर लिया है। 2000 यंग माइंड्स 15,000 बच्चों ने 2020 में 15,000 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, और ये तो हैं जो सामने निकल कर आए हैं। ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनको मेंटल ट्रॉमा फेस करना पड़ा। खैर आई विश कि आगे से इन सब चीज़ों को रोका जा सके, और ये सभी की जिम्मेदारी है, समाज की भी है, सोसाइटी की भी है, गवर्नमेंट की भी है, इंस्टीट्यूशंस की भी है। नेक्स्ट करंट अफेयर है G20 समिट अडॉप्ट्स रोम डिक्लेरेशन। G20 का मतलब क्या? ग्रुप 20 कंट्रीज। सिंपल है ना, G20, जी मतलब ग्रुप 20 में 20 कंट्रीज।
सो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी डिस्क्राइब दिस समिट एज फ्रूटफुल। उन्होंने बोला कि बहुत मज़ा आ गया मुझे समिट करते हुए। सो ड्यूरिंग द समिट लीडर्स इलेबोरेटेड deliberations on issues of the global importance like fighting COVID-19 पैंडमिक। तो अभी तो सब जगह यही चल रहा है कि कोविड से कैसे बचना है, इकोनॉमी कैसे इंप्रूव करना है, पॉवर्टी जो आई है उसको कैसे करना है, एजुकेशन कैसे प्रमोट करना है, इंप्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड फर्दरिंग इनोवेशंस। दे ऑल्सो अडोप्टेड द रोम डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोम डिक्लेरेशन रिसेंटली या किससे रिलेटेड है, तो आप बोलेंगे रोम डिक्लेरेशन G20 समिट से, G20 से रिलेटेड है। एंड अंडर द हेल्थ सेक्शन गिव्स a very strong message. Countries agreed on the fact that COVID-19 immunization is global public goods। ठीक है, तो रोम डिक्लेरेशन में क्या है इसको एक बार वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लेना, तो मैंने डाल दिया है। बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, अगर मन हो पढ़ने का एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एज अ अवेयर सिटीजन अवेयर स्टूडेंट आपको पता होगा तो अच्छा रहेगा। जैसे इन्वेस्टमेंट इन वर्ल्ड वाइड हेल्थ एंड केयर वर्कफोर्स, इन्वेस्टमेंट इन एडुकेट रिसोर्सेज ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इंटरनेशनल मल्टीलेटरल कॉपरेशंस, प्रमोशन मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम, है ना, ये सब चीज़ देख लेना। तो ये G20 की समिट है और इसमें हमारे मोदी साहब भी होंगे, कहीं सेंटर में ही होते हैं वे। ये अलग क्या कर रहे हैं, ये देख क्या रहे हैं, मतलब कोई यहाँ देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है मोदी। अरे ये ना मोदी साहब ये तो हैं। G20 जो है तो आप देख सकते हैं, तो प्लस द यूरोपियन यूनियन, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो यूरोपियन यूनियन अलग है और ये 20 कंट्रीज हैं, लाइक कनाडा, USA, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज है। इंडिया है पार्ट, चाइना है, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, इधर साउथ अफ्रीका है, ये सब कंट्रीज हैं। पाकिस्तान नुकसान नहीं है, ये फालतू कंट्रीज नहीं है अपने उसमें G20 में। लास्ट करंट अफेयर है राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मैंने क्वेश्चन पूछा भी था 2-3 वीडियो पहले। 31 अक्टूबर को बोला जाता है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय, मतलब नेशनल एकता मीन्स यूनिटी एंड दिवस मीन्स डे, नेशनल यूनिटी डे एवरी ईयर। क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस इज ऑब्जर्व टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल, 2 बार नाम आ गया है। Acknowledging his effort to unite the country, Sardar Patel has played a crucial role in the freedom movement of India as well as in the integration। सरदार पटेल जी को बोला जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क एक फिगर थे जर्मनी की, उन्होंने जर्मनी को यूनाइट किया था। मतलब 300 स्टेट्स हुआ करते जर्मनी के, उनको 300 से लेकर आए थे, 32 या 33 समथिंग थे, उतना कम करा था। ऐसे ही इंडिया के अंदर जब इंडिया आज़ाद हुआ था, लाइक वी गॉट द इंडिपेंडेंस 1947, अकॉर्डिंग टू सम बुक्स इट वाज 552, और कुछ बोलते हैं कि 565 राज्य रजवाड़े या प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। इंडिया वाज नॉट अ सिंगल कंट्री दैट टाइम। कोई हैदराबाद, अभी जो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जैसे आप देखा होगा, कश्मीर है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है, ये तो न्यूज़ में रहते थे, लेकिन ऐसे 500 550 के आसपास स्टेट्स हुआ करते थे। अब कोई भी स्टेट क्यों चाहेगा कि मैं किसी गवर्नमेंट के अंदर आऊँ? तो इट वाज दी वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने इन सबको इकट्ठा किया और इंटीग्रेट किया इंडिया को। तो अगर हम जो इंडिया देखते हैं आज का, उसके पीछे इंटीग्रेशन का जो मेन जो रोल है वो मेनन साहब थे, और या फिर सबसे ज़्यादा जो रोल था वल्लभ भाई पटेल जी का था, ठीक है। और उससे पहले भी ये काफ़ी एक्टिव रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो आई थिंक उन्होंने कराची समिट किया था 1930-31 के आसपास की बात है, और वहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और ये सब फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की थी। साथ ही इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट किया गया था, और हमने इस दिन एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल फिगर को खो दिया था। सो इंदिरा गांधी जी के 31 अक्टूबर 1984 को असैसिनेट किया गया था, एंड सी इज़ वन ऑफ माई रोल मॉडल। मतलब मैं, कुछ कॉन्ट्रोवर्सी रहती है, देखिए हर आदमी बिल्कुल गलत भी नहीं होता, बिल्कुल सही भी नहीं होता है। सो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इट इज़ बेटर कि हम कुछ चीज़ों में अच्छी चीज़ें निकालें। सो इंदिरा गांधी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, उनके बारे में पढ़ता हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सी इज़ वन ऑफ द, जैसा बोलेंगे, प्राइम एपिटोम ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट। तो जैसा बोला गया था, लिखा था कि लेट्स नॉट फॉरगेट दैट इन इंडिया द सिंबल ऑफ द स्ट्रेंथ इज वुमेन, द गॉडेस शक्ति। तो इनके बारे में पढ़ना अगर आपको कभी मिले, मतलब पॉलिटिकली मत सोचो, एक एज अ पर्सन समझो कि 20वीं सेंचुरी में जहाँ वुमेंस को इतने राइट्स नहीं थे, उसके बाद 13-14 साल तक एज अ प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करना एज अ मेजोरिटी गवर्नमेंट में,
और ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आना जो आज के टाइम में कोई सोच भी नहीं सकता है। चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो इसरो का टाइम पीरियड रहा हो, चाहे वो डिफेंस कॉर्पोरेशन रही हो, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स रहा हो, या बैंक का नेशनलाइजेशन रहा हो, या प्राइवेट पर्सन को ख़त्म करना हो, इट इज़ जस्ट वेरी स्मॉल थिंग जो मैं बात कर रहा हूँ। उनके बारे में कुछ कंट्रोवर्सी है, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। सो इसीलिए उनके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है 31 अक्टूबर 1984 को। जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो सही जवाब है देविका रानी वॉज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ द दादा साहिब फाल्के। ठीक है, तो ये भी याद रख लो यार, देविका रानी जी उनको मिला द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ दादा साहिब फाल्के अवार्ड। इस बार किसको मिला है? रजनीकांत जी को। ठीक है, तो अगेन आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, ध्यान से सेलिब्रेट करना। ठीक है, और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय।